हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसके पहले जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उससे संबंधित सारे टॉपिक सब कुछ बना करके लिंक में दिया गया है, अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। बहुत आसान तरीके से, आपको एक भी पॉइंट का कहीं पे डाउट नहीं होगा। आपको बेसिक भी बताएंगे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण थ्योरी भी बताएंगे कैसे लिखी जाएगी। और आप को याद करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में अंत तक नहीं बनेंगे और स्किप करके छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और थ्योरी को क्या करेंगे, आप रटने की कोशिश करेंगे तो रटा हुआ चीज पेपर तक याद नहीं रहता, और जो समझते हैं वो चीज हमेशा याद रहेगा। चाहे आप कभी भी उसे एक बार सिर्फ दोहरा लोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन रटने वाली चीज कभी याद नहीं रहता। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, रटिए मत, उसे समझिए और फिगर के बारे में जरूर समझिए। तो क्या है हमारा पहला टॉपिक इसमें है, हमारा पहला टॉपिक है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पे स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो किसके बारे में पढ़ना है हमें? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? फिगर बनाते हैं और समझाते भी हैं। उत्तल दर्पण हमारा यही है। ये क्या है? ये अभी दर्पण नहीं है, बल्कि क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। क्या है ये? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ये क्या है? खोखला गोला है और कांच का है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिसके दबे हुए पृष्ठ को क्या, दबे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पारे या चांदी से पॉलिश या कलई कर दें। चाहे आप पॉलिश कहो, चाहे कलई कहो, चाहे जो आपकी इच्छा हो वो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप उत्तल दर्पण की परिभाषा छोटा सा लिख सकते हैं। जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात। ये भी आप कह सकते हो जिसका दबे हुए भाग की पॉलिश की जाती है। जिसके दबे हुए भाग की पॉलिश कर दिया जाए और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दो परिभाषा हमने बताया, क्या? जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, छोटी सी परिभाषा। बड़ी वाली परिभाषा क्या होगी? जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं, इसमें क्या होता है, केंद्रक भी होता है। थोड़ा सा हम गोला पूरा कंप्लीट कर देते हैं जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। अब क्या है, कांच का खोखला गोला है जिसके कटे हुए भाग पर पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो उसे गोली दर्पण कहते हैं, और उसे दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे क्या है, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र।
वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 1, वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा, दर्पण के ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के केंद्र को, क्या है? गोलीय है और ये क्या? गोली दर्पण ही है। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसे क्या है? मिलाने वाली रेखा। अब इसे मिलाने वाली रेखा क्या है? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को क्या किया? मिला दिया। दोनों को क्या किया? मिला दिया। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरा क्या है? मुख्य अक्ष। किसे किसे मिलाया गया है? P और C को। मिलाने वाली रेखा हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे? मिलाने वाली रेखा हो गई। अब क्या है? इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चौथा, वक्रता त्रिज्या क्या है? P और C। ये क्या है? बीच की दूरी है। बीच की दूरी है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किसके बीच की दूरी है? P और C के। किसके बीच की दूरी? C और P के। C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है? टॉपिक हमारे आते हैं टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आते हैं जिससे जो हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। इस लाइन को हम और बढ़ा लेते हैं। वस्तु क्या होगा? दर्पण के सामने अनंत दूरी पे है ना, तो क्या होगा? जब वस्तु मुख्य अक्ष यही है और इसी के सामने हमने एक लाइन खींच लिया, ये भी क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, बार बार दोहरा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी? कहां से गुजरेगी? कमेंट करिए जल्दी से। कहां से? मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगा? ये क्या है? मुख्य फोकस। इसे F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F। ठीक है, ये क्या है? हमारा F है। यानी कि पांचवा पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब क्या मुख्य फोकस समझ में आ गया? अब हम इसकी क्या, ये तो हमारा क्या था? ये हमारा था बेसिक जानकारी। इसके बिना हम थ्योरी नहीं लिख सकते। ये बेसिक जानकारी है, इसके बिना हम थ्योरी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसे समझा दिया। अब देखिए क्या होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी दूर है, दर्पण के सामने बहुत दूर है, अनंत पर है, तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात
मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ पे टकरा रही हैं? मुख्य फोकस पे टकरा रहे हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पे हो जाएगा। कैसा? बिंदु आकार का बनेगा। क्या होगा? अब ध्यान से, अब इसमें थ्योरी हमें लिखना है वो समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है वस्तु से बहुत छोटा और बिंदु आकार का। और कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा। तो यहाँ पे इस चीज को हम हटाते हैं और आपको लिखते हैं। तो कहाँ बना प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा होता है? आभासी। आभासी और आभासी और सीधा। और कैसा? आकार में कैसा है? आकार में बहुत छोटा है, यानी कि बिंदु आकार का है। कैसा है? बिंदु आकार का। बिंदु आकार का है। वस्तु से बहुत छोटा है, बिंदु आकार का है, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा। समझ में आ गया? अब चलते हैं, इसका अगला टॉपिक है। अगला क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो एक बार पुनः इसे समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अब क्या होगा? मुख्य फोकस से गुजरती है। जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब का आभास किया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा, लेकिन प्रकाश किरण क्या होगी? टकरा करके बहुत दूर निकल जाती हैं। लेकिन क्या होगा? बिंदु आकार का बनेगा, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हमारा? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होगा? चित्र बनाते हैं जल्दी से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पहले आपको हमने ये सारे फंक्शन बता दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? मुख्य फोकस हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा पी, और वस्तु कहाँ रखी है? अनंत तथा वक्रता दर्पण के ध्रुव के बीच हो। अनंत तथा वक्रता दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी कि दर्पण का ध्रुव ये हो गया, अनंत हमारा ये हो गया, यानी वस्तु हमारी यहाँ पे है। ठीक, वस्तु का नाम ए और बी।
अब क्या होगा, बहुत ही जल्दी से इसे खत्म करने वाले हैं, समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है तथा मुख्य फोकस से गुजर गई, ठीक है, समझ में आया इतना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, ये क्या है, सी है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। क्या होगा, ये तो निकल गया, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसे इस तरफ को डैश लाइन से हम प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इधर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यहाँ पे जहां पे दोनों किरणें मिली हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, यानी कि ए डैश बी डैश, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, कहां बना है भैया, दर्पण के सामने वस्तु रखी है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, तो पहला पॉइंट आपका बन गया दर्पण के पीछे। दूसरा क्या बन जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो गया। तीसरा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु बड़ा है वस्तु से छोटा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है और कैसा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी, और कैसा है, सीधा है। एक बार पुनः इसकी थ्योरी समझेंगे और कैसे हमें लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अगर आता है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये सब पूछे नहीं जाते थ्योरी, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है ज्ञान के लिए, क्योंकि आगे इसी के माध्यम से आपको सवाल लगाने के लिए आएगा और चित्र बनाने के लिए भी बोल देता है कि चित्र बनाइए, चित्र बना करके सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, चित्र बनाइए, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, ये देखो पहले आएगी, आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु से छोटा तथा आभासी और सीधा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलेंगे हम आगे, आपके आने वाले टॉपिक क्या होंगे वो जान लीजिए। अब आपका आने वाला टॉपिक क्या है, उपयोग यानी कि उत्तल दर्पण के उपयोग जानेंगे, उसके बाद सूत्र का निगमन भी जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन और उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा और पेपर के
करीब आते टाइम हम आपको क्वेश्चन भी बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।